नाम तो आपने देख लिया होगा, फंक्शन। तो नाम ही है इसका फंक्शन। तो पहले फंक्शन चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझें हम। तो फंक्शन और 4 इसी प्रकार और कोई आप समझ लें अभी ये कहां से आया, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, आओ देखते हैं। मैंने ठीक है, अब मान लीजिए 2 की पावर x की जगह में कुछ ऐसा रख देता जो देता तो एक कॉमन सॉल्यूशन निकले। ये सीन हुआ यहाँ पर पूरी कहानी में। अब इन सारे ग्राफ में मैंने क्या किया है, a लेस देन 0 लिया है और यहाँ बात आ गई। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं x लेस क्लोज मतलब डार्क बॉल और a की तरफ, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे भाई बहुत विद x एक्सिस। तो जिनको कि हम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है कॉन्सेप्ट जेई चैनल में और मैं हूं आपका जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी अमित गिरी। हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बेसिक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लिए मैथ्स बहुत ईजी हो जाती है। ये अक्सर ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो 11th से ही सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से चलेंगे हम। टॉपिक का नाम तो आपने देख लिया होगा, फंक्शन। तो नाम ही है इसका फंक्शन। मतलब कैसा होता है, जैसे कि मैथ में हम बहुत चीज़ें देखते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई अपना रूल है, नियम है, और कुछ चीज़ इनपुट डालते हैं हम, कुछ आउटपुट निकलता है। तो बिल्कुल ये फंक्शंस कैसा है, पूरी मैथ्स या एप्लीकेशन का हम फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह करते हैं। तो मैथ्स के ऐसे फंक्शंस कौन हैं जो कैसे काम करते हैं, उनका डोमेन क्या है, उनका रेंज क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब स्टडी इस चैप्टर के अंदर किया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अगर बात करें कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में हो सकता है, तो अगर आपका फंक्शन बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने पढ़ा है, आपने समझा है इसको, तो आप इसका एप्लीकेशन लिमिट्स में कर सकते हैं, कंटिन्यूटी में कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी में कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने में, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने में, अगर आपको ग्राफ आता है तो इस चैप्टर में हम ग्राफ भी बिल्कुल पढ़ेंगे। क्या होते हैं ग्राफ इन फंक्शंस के, जैसे मैं कुछ नाम लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अभी देखेंगे कैटेगरी वाइज। चलिए बात करें तो फंक्शन एक तरीके से आप दिमाग में एक सी इमेज बनाएं अपने आप में। मैं शुरू तो करूंगा ही कि फंक्शन एक ऐसी मशीन टाइप की चीज है कि जिसमें कुछ हम इनपुट डालते हैं। इनपुट के नाम पर हमारे पास x रहता है या y रहता है या और कोई वेरिएबल रह सकता है। ठीक है, उसको हमें रखने पर किसी भी फंक्शन में कुछ ना कुछ आउटपुट बाहर आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो क्या होता है, या ऐसा आउटपुट आ गया जो हमें अनएक्सपेक्टेड था, ऐसी चीजें पूरी कहानी होती रहती है। इसी को हम मैथमेटिक्स में देखेंगे। इस फंक्शन के दौरान क्या बोलते हैं, उनके नाम क्या हैं, तो ये सब चीजें पढ़ने को ही हम यहाँ पर आए हैं। शुरू करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले फंक्शन को हम ओवरऑल जान लेते हैं कि फंक्शन को कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो फंक्शन कितने हैं मैथ्स में, कितने पढ़ने चाहिए, सवाल किन पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं यही वो सारे फंक्शन हैं जिन पर सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। मैं बताऊंगा कौन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले फंक्शन चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझें हम। तो फंक्शन चैप्टर आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी एक या दो क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन, लेकिन इसका एप्लीकेशन इतना बढ़िया है कि आप अगर पूरे सवाल करेंगे तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपका बाकी सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए तो फंक्शन शुरू करते हैं। फंक्शन को पहले आप दो फंक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्रांसडेंटल और अलजेब्राइक। ठीक है, अलजेब्राइक के अंदर अपने पॉलिनोमियल फंक्शन आप पढ़ते हैं, है ना, रेशनल इरेशनल फंक्शन पीस वाइज पढ़ते हैं। अब इसमें कैसा है, पॉलिनोमियल में के अंदर आप क्वाड्रेटिक चैप्टर पूरा पढ़ते हैं। देखिए पूरा मैथ्स कवर करेगा आपका पूरा चार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं या लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं या उनसे रिलेटेड जितनी भी संभावनाएं हैं आप पढ़ते हैं। फिर आप पढ़ते हैं रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। ये बेसिकली कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आगे में हम देखेंगे। पीस वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये आपको बहुत परेशान करते हैं कई बच्चों को। तो पीस वाइज में सबसे पहले आपको मॉडुलस जान लेना होता है कि मॉडुलस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे काम करता है, क्या ग्राफ है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसी प्रकार सिग्नम फंक्शन भी एक होता है, सिग्नम फंक्शन भी आपको जानना पड़ेगा। जीआईएफ सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कई लोग इसमें ही गड़बड़ करते हैं। एफपीएफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट और देन लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इतना ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी लीस्ट है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो आप इसका मतलब चार सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये ज्यादा जानेंगे आप। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री, तो पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो इसके लिए आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देन उसका रिवर्स, दैट इज इनवर्स, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो भाई ये दोनों एक आपस में रिलेटेड है, इनको हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल कर्व्स,
ज्योमेट्रिकल कर्व्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप पूरा कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं, सर्कल, स्ट्रेट लाइन से लेकर आपका एलिप्स, हाइपरबोला कवर करते हुए पूरा जितना भी मैथ्स है वहां पर आप ज्योमेट्रिकल कर्व्स ही पढ़ते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कर्व, और इसको तो आप जानते ही होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवांस के भी लिए और मेंस के लिए भी। तो इसका मतलब यह है कि इतनी ही सारी चीजें घुमा फिरा कर आप पूरे मैथ्स में पढ़ते ही रहते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज, इनको समझना, यही सब है आपका पूरा मैथ्स। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कुछ बेसिक बातों से जिनको हमें समझना चाहिए कि आज पहला लेक्चर है, वैसे भी मैं बोल देता हूँ फंक्शन का। तो शुरुआत में हम एक कोशिश ये करेंगे कि हम बहुत बेसिक से इसको स्टार्ट करें और सभी को समझ में आए। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक बातें, आप हेडिंग दे दें, आराम से चलेंगे। बेसिक बातें, फिर उसके बाद फंक्शन पे भी आऊंगा मैं। सारे फंक्शन आपको आने वाले लेक्चर्स में सारे फंक्शन पढ़ाऊंगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके जेईई में पूछे गए हैं तो जरूर वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज से। चलिए पहला शुरू करते हैं, कुछ बातें हैं जो आपको मैथ्स में अब तक जान लेनी चाहिए थी। जैसे कि पहली चीज है रूट, स्क्वायर रूट से शुरू करेंगे क्योंकि ये बातें आपको ध्यान आएंगी। तो रूट में कोई भी चीज जब भी हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी कि रूट एक, इस तरह से आप समझें कि रूट एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक तरीके से आप ऐसा समझें, मैं ये कहना चाह रहा हूं y इज इक्वल टू रूट एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। देखिए मैं कोशिश करूंगा ग्राफ भी हम पढ़ें, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर y इज इक्वल टू रूट एक्स, कई बार आपको ग्राफ आ सकता है, तो ग्राफ आपको इसका प्लॉट करना आना चाहिए। तो ग्राफ इसका सिर्फ कितने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट इज y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये रूट एक्स का ग्राफ है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप रूट के अंदर से कभी भी कोई भी क्वांटिटी बाहर ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे कि बोलने का मतलब है रूट फोर कई लोग +-2 लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका रूट 4 का मतलब है +2 का आना, बात समझ में। कुछ ऐसी बातें छोटी छोटी जो आपको परेशान करती है, तो बिल्कुल क्लियर रहे इनके बारे में। दूसरी चीज, एक और फंक्शंस हैं जैसे x की डिग्री इवन, अगर आपकी x की डिग्री इवन रहती है तो ये बिल्कुल आपका पॉजिटिव फंक्शन है, कोई भी x आप रख लें, पॉजिटिव फंक्शन ऑलवेज, ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन ऑलवेज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, आप देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, x की डिग्री 4 हो, x की डिग्री 6 हो, ठीक है, ये सारे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। दैट मीन्स यहां पर भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका मतलब ये था पूरी कहानी का, पहली बात का, कि रूट एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बात क्लियर। इसी प्रकार x की डिग्री इवन भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव बोलने का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आप इसके ग्राफ की बात करें तो अगर आप ग्राफ देखते हैं तो मैं बिल्कुल प्लॉट करूंगा आपके लिए किसी भी x की डिग्री इवन का ग्राफ, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले प्लॉट करते हैं, और जैसे जैसे मान लीजिए आप डिग्री इसकी रेज करते जाएंगे तो एक ग्राफ अंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू करेगा। जैसे कि ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसी प्रकार और कोई आप समझ लें, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। तो ये इसका क्रम होता है, और x की डिग्री इवन कोई भी फंक्शन होगा हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसी प्रकार शुरुआत में हम बेसिक बातें समझेंगे कि कौन फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आते हैं तीसरी बात पर, किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर मॉडुलस लग जाता है, जैसे कि आप समझते हैं, हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, ये क्या है, ये दो, अगर हम खड़ी लाइंस के बीच में किसी भी चीज को बंद करते हैं तो इसको अपने आप में मॉडुलस फंक्शन बोला जाता है। आने वाले समय में सीखेंगे इसकी भी बातें। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। देखिए पॉजिटिव फंक्शन हम किसको बोल रहे हैं, पॉजिटिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप देखें कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, अगर आप ऊपर चलते हैं तो आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं y में, और y ही तो वैल्यू होती है किसी फंक्शन की, है ना, y ही तो वैल्यू। तो अगर फंक्शन आपका ऊपर ही लाई करता है एक्स एक्सिस से तो उसे आप पॉजिटिव फंक्शन बोलते हैं। तो अगर हम मॉड x को ड्रॉ करना चाहते हैं तो मॉड x प्लॉट इस प्रकार आता है, हम इसको देखेंगे बाद में, एग्जांपल के तौर पर हम बस y इज इक्वल टू मॉड x अभी प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, वी शेप में इसका रहता है ग्राफ। तो ऐसे और भी फंक्शन, और भी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे चौथी बात, कुछ अलजेब्रा के नियम भी आपको यहाँ पर लागू हो सकते हैं। जैसे कि आपने एक चीज में लिखता हूँ, समझिएगा पूरा कैलकुलेशन, काम की बातें करेंगे।
और मैंने लिया कुछ इस प्रकार से माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज, और एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक रिलेशन लिखता हूं, आपको पता होगा, ठीक है। ये रिलेशन सत्य होता है। अब इस रिलेशन से कुछ बातें हैं जो मैथ्स में आपको बहुत काम आएंगी, बिल्कुल आप नोट करिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप इसको बैलेंस करके देख लीजिएगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो आप ये एक फॉर्मूला याद करें, इससे एक रिजल्ट, 2-3 रिजल्ट तैयार करेंगे हम बहुत काम के, जो आपके कहीं पर भी मैथ्स में काम आएंगे, क्योंकि हम बेसिक बातें कर रहे हैं आज। तो ये चीज़ इसके बराबर होती है। अब बात ये है, कहानी समझने का प्रयास करिएगा कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इधर की तरफ, और कि किसी ने किसी दिन इसको जीरो किया, अगर ये पूरी चीज़ जीरो बन जाए तो क्या क्या बातें होंगी, क्योंकि ये सवाल में अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि जीरो जब भी हो सकता है जब या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, या फिर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी भी जीरो हो जाए। जीरो होने के बाद क्या होगा, जीरो होने के बाद एक अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब आप इसको पहले लिख लें, फिर समझने का प्रयास हो, इसका एप्लीकेशन में बताऊंगा आपको। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो रिजल्ट है, ये किसी भी सवाल में अगर आपको ये चीज दे दें तो ये सत्य होगी कि इफ देन, ठीक है, इफ देन। क्लियर है कहानी? ये आपका बढ़िया रिजल्ट बनता है। सवालों में आप आने वाले टाइम में अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में बिल्कुल आप इससे मिलेंगे, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, बाकी भी चीजें देखें। और भी एक रिजल्ट आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो चीज है, आपस में एक तीसरा रिजल्ट और है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी की संभावना भी है। ये कहां से आया, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, आओ देखते हैं। मैंने क्या किया है, इस चीज को जीरो किया है। तो पहली चीज आप समझ ही गए, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है तो ये पूरा टर्म जीरो हुआ, तो ये उठकर इधर आ जाएगा। तो ये इफ, और इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीरो हो रहा है तो ये कैसे हुआ है या ये कैसे हुआ, यानी कि अगर ये चीज जीरो हो रही है तो दो बातें तय हैं, एक इधर इसका एरो आ रहा है, एक ये। तो अगर ये है तो इफ देन ये सत्य होगा, और देन ये भी, ठीक है। चलिए इस बात को समझते हैं, तो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि ये कैसे आ रहा है। आप एक काम करिए, थोड़ी कैलकुलेशंस देखिए, ठीक है। मान लेते हैं जो मैं लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू हो गया 0। तो आप एक काम कीजिए, इस चीज में 1/2 का डिवीजन लगा रहा हूं और अंदर 2 भेज रहे हैं यहाँ। 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात यहां से ये आ रही है कि आप ध्यान से देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप कोशिश कीजिएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। हुई बात 0 की नीचे। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, ये आपको कई सवालों में भी यूज करनी होती है, कि जो बात बोलने वाला हूं बहुत काम की बात है। अब एक तरीके से देखिएगा, किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये अपने आप में पॉजिटिव फंक्शन है। तो क्या ये भी पॉजिटिव फंक्शन है? बिल्कुल पॉजिटिव फंक्शन है, और ये भी पॉजिटिव फंक्शन है आपका। अब थोड़ा सा हम ये बात करते हैं कि क्या है। तो आपने एक चीज बताइए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है आपका, इसको आप ध्यान से समझें। अभी छोटी छोटी बातें मैंने बोला, हमें जरूरी है जो जाननी। तो ये फंक्शन इस प्रकार से प्लॉट होता है, यानी कि ये एक पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन समझ रहे हैं आप लोग? आज अभी हम शुरुआत से पॉजिटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव फंक्शन है। अगर ये पॉजिटिव फंक्शन है तो किसी भी पॉजिटिव फंक्शन, 3 फंक्शंस अगर किसी भी चीज में जुड़ रहे हैं तो क्या वो 0 हो सकता है? तो फिर 0 तो हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज मैं बोल सकता हूं कि y मिनिमम, यानी कि किसी भी चीज के एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, यानी कि 0 पर ये है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपको y इज इक्वल टू कोई x प्लस 4 का होल स्क्वायर मिल जाए कभी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 0। और किस x पर होगी, दैट इज इसका टर्निंग पॉइंट। एक तरीके से देखें, टर्निंग पॉइंट क्या होता है? x का में क्रिटिकल पॉइंट। तो ये किस पॉइंट पर होगी? x इज इक्वल टू -4 पर होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई छोटी सी? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये लोग 0 के बराबर तो हो नहीं सकते। जब पॉजिटिव फंक्शन मिलकर 0 दे नहीं सकते
तो फिर क्या संभावना होगी कि ये सही होगा, तो फिर इंडिविजुअल सबको जीरो होना पड़ेगा क्योंकि इनकी सबकी मिनिमम वैल्यू जो है जीरो है, ये आपस में अपने रेंज के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि a इज इक्वल टू बी हुआ, फिर b इज इक्वल टू सी होना चाहिए, c इज इक्वल टू a होना चाहिए, और फाइनली आप रिजल्ट तक पहुंचे कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बात समझ में आई? तो आप ऐसा समझें कि इस रिजल्ट से हम यहां तक चलें। चौथी बात आप लिख लें, इफ देन। क्या आपको पूरी कहानी समझ में आई? तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखिएगा, और ये जो इधर बात की है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनिमम वैल्यू किसी भी पॉजिटिव फंक्शन की फिर कितनी होती है, जीरो होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिव फंक्शन कैसे होते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहते हैं, तो मिनिमम वो जीरो पर ही होते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जानते हैं कि और कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो पॉजिटिव होते हैं, उनकी क्या क्या बातें होती हैं। तो पांचवी बात पर चलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक और फंक्शन है जो पॉजिटिव होता है। तो यहां पर हम अगर लिख दें एक्सपोनेंशियल को, फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू ए की पावर ax। ठीक है, और ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं लेते हम यहाँ पर, ये इस तरह से बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, बहुत काम का फंक्शन। और सबसे स्पेशल फंक्शन, स्पेशल इन द सेंस मैथ में अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन बदलता नहीं, इंटीग्रेशन बदलता नहीं, ऐसा फंक्शन है जो एक जैसा ही रहता है, जैसे e की पावर x जो आप पढ़ते हैं। तो फिलहाल a की पावर x भी एक्सपोनेंशियल है, बेसिकली इस जैसा देखने वाला हर फंक्शन एक्सपोनेंशियल कहलाता है जब कोई भी जब इसकी डिग्रीज के लोग वेरी करें और कांस्टेंट उसका बेस रहे। तो यहाँ पर जो बेस है, बेस के लिए भी शर्त है कि a आपका, ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए। अब पॉजिटिव होने के दो कारण इसमें हो जाते हैं कि दो बातें हो सकती हैं, या तो ये 1 0 से 1 में रहे, ठीक है, एक सेकंड, या तो a की वैल्यू 0 से 1 में रहे, एक हिस्सा हो जाता है इसका, और एक रहता है a ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो बात यहां पर ये आती है, इसी हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनता है। तो फिलहाल अभी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि a की पावर x जैसा दिखने वाला आदमी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि a की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन। अब अगर ये पॉजिटिव फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब ये हो जाता है बहुत साधारण सा कि कई बार आप सॉल्व करते करते, जैसे मान लीजिए आप 4 आपको मिला, लेकिन सही कई बार सॉल्व करते करते आप -4 से टकरा जाते हैं, या किसी बार सॉल्व करते करते मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 आया है, ठीक है, और यहाँ से आपको x फाइंड करना है। तो आप देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है, आपको सोचना चाहिए कि अगर हमें यहाँ से x फाइंड करना है, ये भी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल पॉजिटिव फंक्शन आमने सामने बैठ सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो फाइनली आप पाएंगे कि x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये तो पॉजिटिव है बट ये निगेटिव है। तो मैथ्स का कोई ऐसा रूल नहीं है जो हमें कभी पॉजिटिव लोगों को निगेटिव के बराबर कर दे, तो वो चीजें काल्पनिक कहलाएंगी, फिर होगा लेकिन रियल में तो नहीं होगा। तो इसके लिए पूरा आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू -4 है, तो इसके लिए आपका अगर x देखें तो x इज इक्वल टू नल सेट, नो सॉल्यूशन, कोई ऐसा नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे ये कर सकते हो तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो यहां से आप फाइनली x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके मैथ्स में काम आती हैं वो हम आज कर रहे हैं इस बेसिक लेक्चर में। मैंने पहले ही बोला ये लेक्चर बहुत बेसिक से है, अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपने पॉजिटिव फंक्शंस के बारे में कुछ बातें जानी, मॉडुलस जान गए, ठीक है। अच्छा, एक और काम की बात यहाँ पर लिख लेते हैं फिर, जो हमने पीछे देखी, कि इसका मतलब एक रिजल्ट और लिख सकते हैं कि सम ऑफ, कि बहुत सारे अगर पॉजिटिव फंक्शन जुड़ रहे हैं तो उनका जोड़ कभी 0 हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, व्हेन sum of all positive functions becomes 0 हो जाए, then individual function must be 0। जो भी पीछे बात का अप्लाई किया वही लिख लेते हैं, इंडिविजुअल फंक्शन मस्ट बी 0, ये होना पड़ेगा। इनका कहने का तात्पर्य क्या है, इनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी दिन मॉड x माइनस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू 0 हो जाए। आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन बना के देते हैं, अब बात यह है, कह रहा है कि सॉल्व करो फाइंड x, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको इसीलिए फंक्शन जानना बहुत जरूरी है कि उनके ये चैप्टर इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ में,
तो आप देखिए कि ये पॉजिटिव फंक्शन है, आप पाएंगे अरे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और तीन पॉजिटिव फंक्शन मिलकर जीरो कैसे दे सकते हैं? जीरो तो दे नहीं सकते। तो जीरो जब ही दे सकते हैं जब वो इंडिविजुअल कहें हम सभी जीरो हो जाते हैं आज, तो हम दे सकते हैं। यानी कि एक ही संभावना है कि सिर्फ ये जब जीरो हो जाए, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर, यहाँ पर आप 2 की पावर x 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू नल सेट, और वो भी कॉमन सोल्यूशन देखा जाएगा, और x की पावर 4 x इज इक्वल टू 0। तो तीनों एक ही पॉइंट पर नहीं हो रहे, तो यहाँ से आप नो सोल्यूशन बोल सकते हैं इसका। ठीक है, अब मान लीजिए 2 की पावर x की जगह में कुछ ऐसा रख देता जो देता तो एक कॉमन सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो तीनों के सोल्यूशन मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। तो आज आपको पॉजिटिव फंक्शन क्लियर हो गए होंगे कि बहुत सारे पॉजिटिव फंक्शन हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, चलते हैं थोड़ी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप क्वाड्रेटिक में सीखेंगे। देन हम आज इंटरवल कर लेते हैं और इनइक्वालिटी कर लेते हैं कि आप आने वाले टाइम में डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं कि आप इंटरवल्स कैसे होते हैं और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और तो 6th हो गई। 7th बात, 7वीं बात में मैं आपको एक और बढ़िया चीज बताऊंगा कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आप पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर ये है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इस पर थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूंगा क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, इसके दो रूट आते हैं, आप जानते हैं अल्फा बीटा दो रूट होते हैं। इसको अगर आप रूट के टर्म में लिखते हैं तो लीडिंग कोफिशिएंट कॉमन लेकर इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसका ग्राफ जो होता है एक तरीके से पैराबोला होता है, यानी कि इट इज ए पैराबोला। ठीक है, अगर इसको बनाना चाहे तो रूट के टर्म में मैं प्लॉट भी कर सकता हूं, है ना, अल्फा और बीटा, और आप प्लस माइनस प्लस, मैंने लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव माना अगर तो इसका ग्राफ बहुत शानदार आएगा, पैराबोला इस तरह से। ठीक है, अपने रूट्स वो वैल्यू ऑफ एक्स होती है जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस के साथ। तो फिलहाल हमें जानना ये जरूरी है इसकी में क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखनी चाहिए कि ए इसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला जो है या फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी अपवर्ड की तरफ बनेगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला, यानी कि ऊपर की तरफ बनता हुआ नजर आएगा। और अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड। तो ये आपके किसका रोल हो जाता है, ए से। तो ए आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो ये बात बताता है आपको। आप समझे ना समझे, ठीक है। दूसरी चीज एक और है जो बताता है, जैसे आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा। हम देखिए, मैंने पहले बोला हम काम की बातें करेंगे, वो बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के ऐसे नियम जो जानने बहुत जरूरी है और हम स्किप कर देते हैं। तो एक डिस्क्रिमिनेंट था, आपने याद किया होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एक डिस्क्रिमिनेंट था जिसको हम डी से पुकारते थे, दैट इज डी। नाम में ही इसके कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये रूट्स के बीच डिस्क्रिमिनेट करता है, तो आप पूरा प्रयास करिएगा समझने का। तो बात यह है कि ये एक तरीके से रूट्स के बारे में कुछ बातें बताता है। तो रूट्स के बारे में क्या बातें बताएगा, या तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे या फिर टच करेंगे। तो तीन बातें, यानी कि जिस दिन आपका डी ग्रेटर देन 0 होता है या डी इक्वल टू 0 होता है या डी लेस देन 0, तो आप तीन बातें बोलते हैं। डी ग्रेटर देन 0 पर आप बोलते हैं कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, छोटी सी बात लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट बात लिखते हैं आप, यानी कि रियल में कट कर रहा है। डी इक्वल टू 0 आप अगर करते हैं तो आपको रूट्स तो रियल मिलते हैं लेकिन साथ साथ इक्वल भी मिलते हैं, इक्वल एंड रियल। और यहां पर आपको रूट्स काल्पनिक मिलते हैं, दैट इज इमेजिनरी। ठीक है, हम फिलहाल क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फंक्शन, तो ज्यादा आगे मैं नहीं जाऊंगा वरना भटक जाएंगे हम अपने उद्देश्य से। तो फिलहाल ये होते हैं। तो चलिए, हम ग्राफ की बात कर रहे थे, जो कि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप देख लेते हैं कि डी के हिसाब से ग्राफ की क्या होती है। तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका ग्राफ यहां पर कट करेगा, कट्स एक्स एक्सिस। यहां पर आप अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो आपका ग्राफ टच करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपके मैथ्स में घूमेंगी और कदम कदम पर आपको मिलेंगी। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। ठीक है, ये सीन हुआ यहां पर पूरी कहानी में। अब इन सारे ग्राफ में मैंने क्या किया है, ए लेस देन 0 लिया है, और इसका मतलब आपकी पहली बात ये हो जाएगी कि अगर आप अपवर्ड पैराबोलास की बात कर रहे हैं तो उनके फोटो कुछ इस प्रकार होंगे, अगर आप डाउनवर्ड कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आपके यही बातें होंगी। तो फिलहाल कट, टच और नो कट नो टच आप याद रखिए।
ठीक है, किसको, किसके बारे में बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस यानी कि रूट्स। तो यहां पर आपके अल्फा बीटा रूट्स रियल होते हैं, यहां पर काल्पनिक। बात समझ में आई है ना। तो इसके लिए पूरी फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, यानी कि डी लेस देन जीरो वाला फिर कौन सा चैप्टर है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पड़ता है। ये आपका क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक का जो भागीदार चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबरों को भी फिनिश कर लें, या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ज्यादा कुछ टफ चैप्टर्स नहीं है, आसान है, अलजेब्रा के आप पढ़ेंगे मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर जान जाते हैं तो इसमें फिलहाल काम की बात क्या थी, तो काम की बात ये थी, ये तो आपको थोड़ा सा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता दिया। काम की बात ये थी भाई, पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट अगला चेंज कर लेंगे, 7th के बाद 8th। तो 8th पॉइंट पर बात ये थी कि आपने अभी देखा कि एक लास्ट फोटो जो बनाया उसमें पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस तरह से थी कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर थी, यानी कि जो एफ एक्स है यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके लिए आप d लेस देन जीरो बोल रहे हैं, और ये मैंने फोटो a ग्रेटर देन जीरो का बनाया है, ये आपकी x एक्सिस है। तो इस फोटो के बारे में थोड़ी कुछ खास बातें हैं और जो आपको जाननी है। या इसका दूसरा फोटो आप देख लें, ये फिर से x एक्सिस, और जब आपका a लेस देन जीरो हो यानी कि नीचे की तरफ, और फिर से यहाँ पर आपका क्या है, fx क्या है, एक्स स्क्वायर, और d लेस देन जीरो यहां पर भी है। कैसे पता चला सर d लेस देन जीरो है, क्योंकि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां पर कट करता है वहीं रूट मिलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही रूट्स बोलते हैं। रूट को क्या होता है ये तो आपको पता है। तो आप इस पूरी कहानी में समझे, मैं कहानी कहना चाहूंगा, पहली बात इस फोटो से समझ में आ रही कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो है, या ऐसा बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, या मैं इस तरह से लिख के देता हूं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव हो, यानी कि जीरो से बड़ी हो, यानी कि जीरो से ऊपर हो, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ठीक है, तो इसके लिए फिर 2-3 शर्तें निकल के आएंगी कि इसका मतलब आपको तय करना पड़ेगा क्या आपका a ग्रेटर देन जीरो है, a पॉजिटिव है या नहीं है। और दूसरी शर्त ये होगी d लेस देन जीरो। बिल्कुल, ये बहुत शानदार शर्त है, आपको काम आएंगी कदम कदम पर। तो इफ और देन, ठीक है, ये बातें यहां पर भी चलती हैं। देखिए मैथ में बिल्कुल इफ और देन ही चलता रहता है, कब ये तो ये तो ये, ठीक है। तो इसी प्रकार आप याद रखिएगा डी लेस देन जीरो होता है। कई बच्चे क्या करते हैं क्वाड्रेटिक, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको सवाल आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, है ना, इज ग्रेटर देन जीरो, और आपको बोले कि इंटरवल फाइंड करो, ठीक है। तो बिल्कुल ये सवाल आपका इसी प्रकार से, तो आप ये देखें कि क्या आपका a ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर आप इसके लिए 2 ही शर्तें लगा सकते थे। इसका मतलब a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो। तो a ग्रेटर देन जीरो दैट इज 1 इज ग्रेटर देन जीरो, सत्य है ये बात। दूसरी बात d मतलब 25 माइनस 4 k हो जाएगा, ठीक है, 25 माइनस 4 k 4ac, ठीक है, 25, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये लेस देन जीरो करोगे तो यहां से समझ में आएगा कि k मस्ट बी लेस देन 25/4, ठीक है, के जो है इससे छोटा होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप इसकी जगह एक इक्वेशन लिख के देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक मिनट, समझने वाली बात है, बस छोटी सी बेसिक बातें। इसको आप देखें तो इसके फैक्टर आते थे x-2 और x-3 आते हैं कि नहीं आते। तो इसका मतलब ये है ये एक्सिस कट कर रही है और यहाँ पर वैल्यूज 2 और 3 है। तो आप खुद समझने का प्रयास करें कि 6 आ रहा है और यहाँ 25/4, 25/4 कितना होता है ना, टेबल पढ़ ले, 4 इंटू 6 24 होता है, यानी कि उससे लेस चाहिए इसको। तो बिल्कुल कितनी शानदार बात है ये, ठीक है, कंडीशन है के लिए। चलिए, तो बात यहां पर यही थी कि एक ये बात हो, तो इसी से रिलेटेड यहां पर अब दूसरी बात, इसका दूसरा हिस्सा, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब निगेटिव हो, तो सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपकी निगेटिव हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव लेस देन जीरो। तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो है इफ, तो फिर इस फोटो के अकॉर्डिंग आप देखें तो फोटो क्या कह रहा है, फोटो कह रहा है कि a निगेटिव रखना, ठीक है, a लेस देन जीरो होना चाहिए एंड साथ साथ d भी लेस देन जीरो होना चाहिए। तो बिल्कुल ये काम की शर्तें हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप कभी ना भूलें, तो बिल्कुल आप मैथ्स में बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। और फंक्शन चैप्टर मैंने पहले ही बोला ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरी कहानी समझाएगा बेसिक से, अगर आप इसको सीखना चाहें तो। ग्राफ पर तो हम अभी पहुंचे नहीं, तो फिलहाल बहुत सारी काम की बातें। चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
और ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं तो आने वाले टाइम में हम सारी सीखेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में हमें 2 बातें और सीख लेनी चाहिए जो बहुत जरूरी हैं आज का चैप्टर खत्म होने से पहले। इनइक्वालिटी सीखनी है हमें और इंटरवल। तो अगले पॉइंट पर 8 के बाद 9th पर चलते हैं, हम सीखते हैं इंटरवल। देखिए इंटरवल की शुरुआत की जाए तो आप बहुत सारे ब्रैकेट पढ़ते हैं, जैसे इसको आप ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं दूसरे भाषा में। आप मैथ्स जब पढ़ते हैं तो आपके लिए ब्रैकेट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। और जब क्योंकि आप अब 11th में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं और हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आप ब्रैकेट्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे सही जगह, तो इसका मतलब यह है कि आपको अधूरा ज्ञान है। तो अगर आप देखें कि मैथ्स में ब्रैकेट आपको बहुत सही जगह लगाने चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि सेट्स के लिए हम सिर्फ ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। सेट्स मतलब गिनी चुनी संख्याएं, गिने चुने लोगों को जब हमें दिखाना हो कि ये लोग आ रहे हैं तो इसके लिए एक आप स्मॉल साइज ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, छोटा ब्रैकेट बोलते हैं इसको। दूसरा एक ब्रैकेट आप ये यूज करते हैं कि क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, दोनों तरफ से क्लोज। एक और ब्रैकेट आप यूज करते हैं जैसे कि कुछ इस तरह से खुला रहेगा एक तरफ और एक तरफ बंद रहेगा, मतलब क्लोज और ओपन। देखेंगे क्या है, या फिर आपके इस तरह से। तो कई बार जब बच्चे डोमेन और रेंज में प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि उन्हें समझ नहीं पाते कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो आओ बिल्कुल हम ब्रैकेट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब पहला ब्रैकेट हम पढ़ेंगे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट क्या है, फोटो बना लेते हैं। ओपन ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट इस प्रकार से होता है। क्या मतलब है ओपन ब्रैकेट? देखिए हर चीज का मतलब आप मैथ्स में समझना बहुत जरूरी है, वरना आप गलत जगह पर गलत मतलब निकालेंगे। तो पहली चीज ये है कि मान लेते हैं इसका मतलब ये होता है, चलिए एक्स एक्सिस समझेंगे। एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं हमारी एक्स की वैल्यू के लिए सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अगर मान लेते हैं कोई 2 बाउंड्री हैं ए और बी, और ए और बी की वैल्यू के बीच में जो है एक्स घूम रहा है लेकिन इनको होल्ड नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? यानी कि ये ओपन है, इसीलिए इसको ओपन बोलते हैं। यानी कि ओपन मतलब नॉट इंक्लूडेड। बात समझ में आ रही? नॉट इंक्लूडेड। तो बिल्कुल इसका मतलब जब हम यहां पर देखेंगे तो हम पाएंगे, इसके लिए इनइक्वालिटी भी लिखूंगा मैं। इसका मतलब एक्स जो है ए से बी में है, ठीक है, ए से बी के बीच में है, लेकिन ना ए के बराबर है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। देखिए 3 साइन होते हैं अपने पास, एक इक्वलिटी, एक छोटा, एक बड़ा। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये इससे बड़ा है, क्योंकि किसी भी चीज को दुनिया में अगर हमें कंपेयर करना हो या हमें देखना हो तो हम हमेशा बड़े छोटे से देखते हैं। ये हमसे अमीर है, हमसे बड़ा है, ये हमारे बराबर है, ठीक है, हमेशा ऐसी ही बातें चलती रहती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एक्स लाइज, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं ए कॉमा बी, यानी कि एक्स की दौड़ जो है ए से बी में है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा आप पढ़ेंगे इसी के बीच, इसी में जानना जरूरी है, जो है क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो पहला आप सीखें, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे बताने की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, क्योंकि आपकी नंबर लाइन जो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी ने लिखा x इज लेस देन 2, दैट मीन्स x जो है आपका 2 से छोटा है। 2 से छोटे लोग इधर मिलते हैं माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स x लाइज माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 ओपन। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नेवर क्लोजेस, लिख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी आर नेवर क्लोज्ड, यानी कि इनको आप कभी भूल से भी गलती से क्लोज ब्रैकेट में बंद कर देना, क्योंकि इनको हम क्लोज का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू के बराबर करना। तो फिलहाल यहां बात आ गई। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये हो जाता है जब इक्वल आ जाता है यानी कि 2 के बराबर भी है, यानी कि क्लोज, और उसकी दौड़ पीछे तक। तो यहां पर भी आप ऐसे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 क्लोज। तो ये छोटा सा बेसिक फर्क है, ठीक है, क्लोज और इनमें। अभी चलते हैं क्लोज पर। तो आप ये समझ गए बेसिक में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है जब लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू चीजें लगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ओपन ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो ये हमेशा लेस देन और ग्रेटर के लिए यूज किया जाता है। तो ये खास पहचान है और आप भूलेंगे नहीं। यानी कि इक्वलिटी भी आ जाए, अगर इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी भी लगा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट और इनइक्वलिटी को देखकर इसका मतलब ब्रैकेट डिसाइड हो रहा है। चलिए दूसरी बात, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल या ब्रैकेट। देखिए क्लोज ब्रैकेट के लिए आप इस प्रकार के ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे आओ जान लेते हैं।
जब आपकी एक्स एक्सिस मतलब एक्स की वैल्यू किसी भी दो पॉइंट के बीच तो हो, लेकिन साथ साथ उन वैल्यूज को भी होल्ड करे, ठीक है, दैट मीन्स क्लोज। डार्क बॉल भी समझ सकते हैं, यहां पर वैल्यू क्लोज हुई है, क्लोज, तो इसीलिए इसको क्लोज ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, इंटरवल भी बोल सकते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे, लिखना जरूरी है। तो इसका मतलब x यहां पर इनइक्वालिटी दोनों तरफ रहेगी और इक्वालिटी भी रहेगी साथ साथ, यानी कि ऐसा लिखा जाएगा, पीछे इक्वालिटी नहीं थी, दो ये फर्क है बेसिक। और इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे x लाइज क्लोज्ड a टू, इस प्रकार से। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। जैसे कि अब इसी के दो टुकड़े आप और भी कर सकते हैं, जैसे जिसे आप बोल सकते हैं सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ठीक है, सेमी क्लोज या सेमी ओपन। तो मैं एग्जांपल से ही हम सीख लेते हैं, और अथवा सेमी ओपन, यानी कि एक दो प्रकार से और भी ब्रैकेट आप देखते हैं आपके ऑप्शंस में कि किसी तरफ वैल्यू क्लोज की उन्होंने, कई तरफ किसी तरफ नहीं किया, दैट इज ये वाले इस तरह से, एक तरफ ये किया और मान लीजिए और इस तरह से ब्रैकेट। तो इनकी दोनों की बातें फटाफट कर लेते हैं और समझते हैं। मान लेते हैं आपका अगर अब x जो है a और b के बीच में तो है, ठीक है, लेकिन किसी एक तरफ वो क्लोज है, वैल्यू ले रहा है, यानी कि a के बराबर हो रहा है और साथ साथ b के बराबर नहीं हो रहा है, ओपन है। तो यहां पर आपका इसका मतलब x की वैल्यू क्लोज है और यहां पर ओपन है, ठीक है। इस बात को अगर आप मैथ्स में लिखें तो इसका मतलब है b की तरफ ओनली इनइक्वालिटी और इधर इक्वालिटी। तो इसको आप ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे, x क्लोज लाइज a टू b ओपन। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ भी इधर कर सकते हैं। इधर मान लीजिए अब दूसरी तरफ ओपन कराना है, a है आपका, b है, अब b की तरफ क्लोज कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे पूरी बात, है ना, मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की, ठीक है। तो x आपका यहां से यहां दौड़ रहा है, दैट मीन्स x आज b की तरफ क्लोज है, ठीक है, क्लोज मतलब डार्क बॉल, और a की तरफ। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे भाई बहुत साधारण तरीके से, इस तरह से। तो बिल्कुल डोमेन रेंज तक आप अगर पहुंचे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। तो उनमें से एक है आपका ब्रैकेट्स या फिर इंटरवल्स, यानी कि कल को आपको x के सामने इक्वालिटी आएगी, आप कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे आपको निर्धारित करना पड़ेगा, और वो आपकी इक्वालिटी के आधार पर इस तरह से चलेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ब्रैकेट की वजह से। चलिए ठीक है, तो दो ब्रैकेट सीख गए आप। तीसरा चलते हैं फिर, करली ब्रैकेट कहाँ यूज होता है। तो थर्ड वन इज करली ब्रैकेट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लोग घुमावदार। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वाले ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट का यूज जो है सबसे ज्यादा जो हम करते हैं वो गिनी चुनी वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए सेट्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, सेट्स पढ़ते हैं आप, सेट्स ए मान लेते हैं। तो जब यहाँ पर आप लिखते हैं कोई भी नंबर, तो जैसे 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, तो ये एक आपका सेट है। यानी कि आप ये समझिए जब भी अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ चीजें होंगी, काउंटेबल वैल्यूज, नंबर्स अथवा नंबर्स या और कुछ, तो हमेशा करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। वी यूज दिस ब्रैकेट, ठीक है। जैसे कि कई बार मान लीजिए आपके, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल से पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको x² - 5x + 6 एक इक्वेशन दी, एक तरफ मैंने ग्रेटर देन 0 लगाया, एक तरफ मैंने इक्वल टू 0 लगाया, और एक तरफ मैंने +6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया। थोड़ी देर बाद आप इनइक्वालिटी सीखेंगे इस लेक्चर में। तो इनइक्वालिटी सीखने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा प्रयास करता हूं कि आप समझ जाएं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा। तो आप क्या करते थे, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहले फैक्टर करेंगे, तो x - 2 x - 3 फैक्टर हो जाएंगे। ग्रेटर देन 0 अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 2 असेंडिंग ऑर्डर में 3, और साइन देंगे प्लस माइनस प्लस, और आप पाएंगे कि आपको पॉजिटिव वाला इंटरवल चाहिए, तो पॉजिटिव इंटरवल ये रहा। तो यानी कि x आपका -∞ से 2 और कहाँ लाई करेगा, इस प्रकार से यूनियन 3 से ∞। लेकिन अगर आप इधर देखें, यानी कि ये अनकाउंटेबल नंबर है, इनफाइनाइट वैल्यूज यहां पर x ले सकता है। यानी कि अगर इस इनइक्वालिटी को देखा जाए, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉजिटिव भी आप समझें, या इसका चेक करें तो आप d <0 पाएंगे।
डी लेस देन जीरो नहीं पाएंगे, मतलब क्या है, इनइक्वालिटी पहले से लगी है, यानी कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव है ये फंक्शन, वो हम जानना चाहते हैं। तो इतने ऐसे इतने एक्स में ये फंक्शन पॉजिटिव है, यानी कि 2 और 3 के बाहर बाहर ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर आप वो इनपुट्स डालेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू देगा। चलिए, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब बिल्कुल जब आप इक्वलिटी के सामने बैठे हैं तो आपको ये इंटरसेक्शन देगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। तो जिनको कि हम रूट बोलते हैं, दूसरी भाषा में इनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहां से फिर आप, इसलिए आपके नाम पर, आपको x के नाम पर 2 लोग दिखेंगे 2,3। लेकिन जैसा कि हम इंटरवल का आज इस्तेमाल सीख रहे हैं तो हम पाएंगे कि x लाइज कैसे लिखा जाएगा 2,3। अगर आप ऐसे देखें तो कई बार ऑप्शंस में आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, तो आप बिल्कुल ये मैथ्स के नियम है जान ले। अगली बात ये है कि इस प्रकार फिर से x-2 x-3, इस बार हमने ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो साइन बदल देता हूं मैं, लेस देन जीरो ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो आप पाएंगे, अब नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे इनइक्वालिटी में, तो आप पाएंगे ये 2 और 3 के बीच में है, लेकिन साथ साथ, ठीक है, जो बात समझाने साथ साथ क्या है कि ये इक्वलिटी भी लेके आया अपने साथ में। इक्वलिटी लेने का मतलब क्या है, ये इसकी बाउंड्रीज क्लोज होंगी, यानी कि 2 और 3 के बराबर भी हो सकता है। दैट मीन्स अब आंसर लिखते वक्त आप क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब होता है निगेटिव। बात समझ में आई यहां तक? चलिए, तो यहां तक नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको यहां तक बातें समझ में आ गई। हमारा बहुत बेसिक लेक्चर हुआ है, ऐसी कोई खास बात नहीं बताई मैंने कि जो बहुत भारी नॉलेज हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए मैथ्स में, और वरना तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे गलत आंसर निकालेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में फंक्शन के साथ ही। बहुत सारे ग्राफ पढ़ने हैं हमें, डोमेन रेंज सीखना है हमें, काइंड ऑफ फंक्शन सीखना है हमें, कंपोजिट फंक्शन सीखना है हमें, इनवर्स फंक्शन सीखना है, और हमें बहुत सारे ऐसे अनगिनत फंक्शन, मॉडुलस, जीआईएफ पढ़ने। तो आज आप देखें ये पूरा चैप्टर है कंप्लीट आपका। ये तो पूरा चैप्टर नहीं है, इसके अलावा देखें तो बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे इनके ऑपरेशंस, कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इवन ऑड फंक्शन। तो एक कंप्लीट फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे कवर करूं। अगर वीडियोस थोड़े लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।